तो कल वाले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर 215(1)(b इसमें न्यायालय ने अपराध का संज्ञान किया है तो फिर उसका 340 की प्रक्रिया जो अब 379 में लिखी गई है उसी के मुताबिक संज्ञान करना होगा। लेकिन आदमी का काम परफेक्ट नहीं हो सकता, और आदमी का काम परफेक्ट हो भी जाए तो भी बुद्धिमत्ता का नियम यह कहता है कि एक बार दोहरा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुभव यह कहता है कि आदमी से अक्सर गलती होती है। इसे 379 में जिस न्यायालय के समक्ष 215(1)(b में संज्ञान करने के लिए आवेदन किया गया था, उस न्यायालय ने उस आवेदन को स्वीकार किया या उस आवेदन को अस्वीकार किया। दोनों ही दशाओं में एक रिव्यू की व्यवस्था ये की ही जानी चाहिए, और वो रिव्यू सेम कोर्ट द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी गलती खुद नहीं पकड़ पाते। आप सवाल लगाते हैं, उसमें कहीं पर गलती होती और बार बार आप देखते हैं, लेकिन आपको वो गलती नहीं दिखती, और परीक्षक पहली नजर में उस गलती को ट्रेस आउट ये कर लेता है। तो अपनी गलती खुद नहीं दिखती, इसलिए अपील या रिवीजन ये हमेशा सुपीरियर कोर्ट इसी के द्वारा होनी चाहिए, और वो भी उन दशाओं में जब हम दूसरे को दंडित करने जा रहे हैं। ये दंड विधि है, और जब अपराध का संज्ञान हो रहा है तो व्यक्ति दंड पाएगा। अगर अपराध का संज्ञान हुआ और विचारण के उपरांत वो दोष सिद्ध हो गया, और अगर अपराध का संज्ञान नहीं हुआ, अपराध होने के बावजूद, तो व्यक्ति को बढ़ावा मिलेगा, वो फिर अपराध करेगा। तो दोनों ही दशाओं में यह आवश्यक है कि अगर संज्ञान होना चाहिए था और नहीं हुआ तो संज्ञान हो, और संज्ञान नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ तो फिर संज्ञान के आदेश को खंडित होना चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि अपील या रिवीजन दो व्यवस्थाओं में से किसी एक को अपनाना ही पड़ेगा। और चूंकि अभी रिवीजन हमने आपको बताया नहीं, इसलिए आप मोटे मोटे में समझो कि अपील और रिवीजन ये दो अनुतोष हैं जो सामान्यतः विधियों में अवेलेबल होते हैं। काहे के लिए? टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। लेकिन इनमें भी अपील का तरीका बेहतर है। वो क्यों बेहतर है इस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस पर बात शुरू हुई तो फिर उसी पर कंप्लीट होगी। सारे इशू अपने में बहुत विस्तृत होते हैं, और उन पर जब विस्तृत बात चलती है तभी वो दिमाग में बैठते हैं, अदरवाइज वो याद नहीं रहते हैं। लेकिन एक मोटी बात समझ लीजिए, रिवीजन ये रिव्यू सुपीरियर कोर्ट को करने का हक देता है, लेकिन वो करते समय जो सुपीरियर कोर्ट होता है उसकी शक्ति बड़ी सीमित होती है। और आपसे कई बार चर्चा हुई कि मोटे मोटे में आप ये समझ लो कि अगर दो रिजल्ट किसी कार्यवाही के संभव थे, कानून के मुताबिक दो काम हो सकते थे। आपका कहा वो भी हो सकता था, और जो न्यायालय ने किया वो भी हो सकता था। तो अगर आपकी कही गई बात वो कितनी भी सुविधाजनक क्यों ना हो, वो कितनी भी तर्कसंगत क्यों ना हो, लेकिन अगर न्यायालय की बात कानून के मुताबिक हो सकती है, भले ही वो अतर्क संगत है, आपकी बात तर्क संगत है, उन परिस्थितियों में तो भी आपका रिवीजन खारिज हो जाएगा।
क्योंकि रिवीजन में रिविजनल कोर्ट सिर्फ इतना देखेगा कि जो कुछ अवर न्यायालय ने किया क्या कानून के मुताबिक वो हो सकता था या नहीं हो सकता था। अगर हो सकता था तो वो कितना अयुक्ति संगत था, कितना अतर्क संगत था, इससे मतलब नहीं होता। रिवीजन केवल विधि के प्रश्नों पर, हम मोटी बात कर रहे हैं, बहुत महीन पर नहीं जा रहे हैं। जबकि अपील ऐसा नहीं है, अपील में सब कुछ देखा जाएगा, इसलिए अपील बहुत बेहतर रेमेडी है। तो सामान्यतः सुपीरियर कोर्ट को रिवीजन के माध्यम से जो अवर न्यायालय की कार्यवाहियों की शुद्धता, वैधता या नियमितता है उसको चेक करने का काम तब दिया जाता है कानून के द्वारा जब कार्यवाही के अभिखंडित न होने पर भी पक्षकारों के अधिकारों पर बहुत गंभीर असर न पड़ रहा हो, ठीक है ना, तब रिवीजन रेमेडी के तौर पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। या फिर हमने एक अपील दे दी, उसके बाद पक्षकारों की शिकायत यह है कि साहब अभी भी न्याय नहीं हुआ, तो एक बार रिवीजन में कानून की स्थिति देख लेते हैं। लेकिन अपील हमेशा बहुत बेहतर रेमेडी है, और जहां पक्षकारों के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हों वहां विधायिका इसी अनुतोष को उपलब्ध कराना समुचित मानती है। और इसलिए आप देखेंगे कानून कोई हो, अगर पक्षकारों के अधिकारों पर गंभीर असर की स्थिति होगी तो कानून जो अनुतोष देगा वो अनुतोष अपील का होगा, हमेशा वो रिवीजन का नहीं होगा। रिवीजन ऐसी रेमेडी नहीं है जिसे बहुत अच्छी रेमेडी कानून के दृष्टिकोण से कहा जाए। तो जहां तक 379 इसमें संज्ञान से संबंधित आदेश की बात है, संज्ञान लेने के लिए आदेश हुआ या आवेदन खारिज हुआ, दोनों ही दशाओं में अंततः जो पक्षकारों के अधिकार हैं और जो समाज पर पड़ने वाला प्रभाव है ये गंभीर है। हमने आपसे चर्चा की कि अगर संज्ञान नहीं होना चाहिए था और संज्ञान हो गया, ये ठीक है कि अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ, व्यक्ति संज्ञान नहीं हुआ है, विचारण की प्रक्रिया बाकी है। लेकिन आपराधिक विचारण ये आसान काम नहीं है। आपको विचारण के लिए प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, सारे काम छोड़कर। आप नहीं आएंगे तो आपके विरुद्ध कोएरेसिव प्रोसेस जारी होगा, वारंट हो जाएंगे, 82 की घोषणा प्रकाशित हो जाएगी। अब 82 हो सकता है सेक्शन कुछ और हो गया हो, 83 इसकी उद्घोषणा प्रकाशित हो जाएगी। आप जब भी हम बेयर मिल बोले आप मिला जरूर ले, क्योंकि पिछले क्लास में जो चीज 383 में दी गई है वो हम 384 बोलते रहे हैं, ठीक है। 383 में यह लिखा है कि अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि 215 1B के अपराध नो डाउट किए गए, मेरे समक्ष मिथ्या साक्ष्य दिया गया है, लेकिन पूरा दंड दिए जाने की जरूरत नहीं है, तो वो पूरा दंड देने की बजाय यानी 379 में संज्ञान करने की बजाय 300 हम बोल गए 384 में, जबकि सही स्थिति यह है कि 383 में संज्ञान करेगा और 1000 रुपए जुर्माना या 1 मास साधारण कारावास, 1 ही मास है, 3 मास तक की सजा और 1000 रुपए जुर्माना, इन दोनों में से कोई या दोनों ये दे सकेगा। और नॉर्मली वहां अभी तक क्या था, 500 रुपए जुर्माना या 3 मास के साधारण कारावास की सजा, और वहां 500 रुपए जुर्माने पे ही हर मामला छूट रहा था। तो जो 384 है वो हम 383 बोल गए, ठीक है ना, वो सॉरी जो 300, हाँ ठीक है,
पुरानी सीआरपीसी तो ठीक बोले, 344 सही बोले, नई में गड़बड़ किया है। नई में इसके लिए सेक्शन 383 है और हम 384 बोलते रहे। तो जो बेयर सेक्शन बोले जा रहे हैं तो आप मिला जरूर लें, कंटेंट ठीक रहेगा, सेक्शन गलत भी हो सकता है और इतनी आपसे अपेक्षा भी है कि आप कम से कम LLB पास हैं तो आप सेक्शन मिला लेंगे। इतनी अपेक्षा युक्ति संगत तौर पर आपसे की जा सकती है। तो अगर आपराधिक विचारण का सामना आदमी कर रहा है तो डेफिनेटली ये कठोर प्रक्रिया है, उसे नियत तिथियों पर उपस्थित होना होगा। उपस्थित नहीं होगा, वारंट, 82 की उद्घोषणा, 83 में कुर्की का आदेश, ये सारी चीजें उसके खिलाफ होने लगेंगी। इसलिए ठीक है कि अभी सिर्फ संज्ञान हुआ, लेकिन पक्षकार के अधिकार पर पड़ने वाला प्रभाव गंभीर है। इसलिए उसे इस संज्ञान के आदेश को चुनौती देने का हक होना चाहिए। युक्ति संगत यही है। और निचले न्यायालय ने अगर संज्ञान करने से मना किया है और सिचुएशन यह है कि संज्ञान होना चाहिए, वो भी 379 में ही होना चाहिए, क्योंकि पक्षकार ने जिन परिस्थितियों में और जिस उद्देश्य को हासिल करने के लिए मिथ्या साक्ष्य दिया, ठीक है ना, या लोक न्याय पर प्रभाव डालने वाले अपराधों को कारित किया, वो उद्देश्य स्वयं में इतना अपवित्र है जिसको वो पाना चाहता था इसके माध्यम से कि उसे पूरा दंड उन अपराधों के लिए मिलना ही चाहिए, और उन्होंने संज्ञान करने से इनकार कर दिया, तो यह भी स्थिति समाज के लिए अच्छी नहीं है। तो इन दशाओं में स्टेट को अपील प्रस्तुत करने का हक होना चाहिए। यह जिस व्यक्ति ने आवेदन किया उसे अपील करने का हक होना चाहिए। यही युक्ति संगत दिखता है, और जो कुछ युक्ति संगत है कानून में वो चीजें होती जरूर हैं। तो 380 और पूर्व की सीआरपीसी में 341 यह कहता है कि अगर संज्ञान करने से इनकार किया गया या गलत संज्ञान किया गया, दोनों ही दशाओं में 379 के आदेश से 380 में अपील हो जाएगी। लेकिन अपील का अधिकार या जो सुपीरियर कोर्ट है उसको पुनरीक्षण का हक, ठीक है, बाय वे ऑफ अपील और बाय वे ऑफ रिवीजन, क्योंकि अपील या रिवीजन ये तो रास्ते हैं। इनफैक्ट हम सिचुएशन के प्रति जो वरिष्ठ न्यायालय है, सुपीरियर कोर्ट है, उसके ध्यान को आकृष्ट करते हैं कि गड़बड़ की गई है। हम सिर्फ सुपीरियर कोर्ट से इतना ही कहते हैं। तो ठीक है, दोनों ही दशाओं में अगर स्थिति यह है कि किसी वरिष्ठ व्यक्ति ने कोई डिसीजन किया है तो उस पर विश्वास भी किया जा सकता है कि उसने ठीक ही डिसाइड किया होगा, और उस दशा में वरिष्ठ न्यायालय के ध्यान को आकर्षित करने की जरूरत नहीं भी है, यानी ना बाय वे ऑफ अपील ना बाय वे ऑफ रिवीजन। कुछ लोगों पर विश्वास किया जा सकता है कि उन्होंने ठीक ही डिसाइड किया होगा। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि जब स्वयं वरिष्ठ न्यायालय ही आदेशित कर रहा है तो उसकी कोई अपील नहीं होती। तो जहां अपील दी है 380 में, वहां लिखा है कि अगर 379 के अंतर्गत संज्ञान का आदेश उच्च न्यायालय ने पारित किया है, क्योंकि उच्च न्यायालय की कई हैसियतें हैं, वो रिट कोर्ट भी है, वो सिविल अपील का न्यायालय भी है, वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का सिविल कोर्ट ये भी है, मूल क्षेत्राधिकार का सिविल न्यायालय ये भी है।
ऐसे क्रिमिनल में वो मूल अधिकारिता का दंड न्यायालय ये भी है। जब धारा 6 में हम लोगों ने पढ़ा था दंड न्यायालयों के वर्ग, तो कहता था कि उच्च न्यायालय और किसी विशेष विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त निम्न दंड न्यायालय और होंगे। इसका मतलब उच्च न्यायालय आरंभिक अधिकारिता का दंड न्यायालय ये भी है, और आगे जब वो किन अपराधों का विचारण कर सकेंगे ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग। तो पहले की सीआरपीसी में धारा 26 थी। उच्च न्यायालय जब विचारण करेगा तो साक्ष्य का लेखन किस प्रकार से होगा, क्योंकि अगर विचारण कर रहे हो तो जब ट्रायल कोर्ट की तरह काम कर रहे हो तो एविडेंस की रिकॉर्डिंग ये भी होगी, और एविडेंस की रिकॉर्डिंग में वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे इसके लिए प्रोविजन था 473 या 474 सेक्शन में, वहां प्रोविजन दिया था। और वहां कहा था कि सत्र न्यायालय अपने विचारण में मीनिंग देयर बाय स्वयं के द्वारा किए जाने वाले विचारण में एविडेंस के रिकॉर्डिंग की जो प्रक्रिया अपनाता है उसी प्रक्रिया से उच्च न्यायालय अपने समक्ष चलने वाले विचारणों में साक्ष्य का अभिलेखन करेगा। यानी 25 साल हमें वकालत करते हुए हमने नहीं देखा कि कोई क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने किया हो, हाई कोर्ट ने, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो कर नहीं सकते, कर तो सकते ही हैं, प्रोविजन मौजूद है। और जहां पर ट्रांसफर था, पिछली सीआरपीसी में ट्रांसफर के प्रोविजन यहां भी है, वहां यह जरूर लिखा था कि अगर ट्रांसफर एप्लीकेशन हाईकोर्ट के समक्ष लगी है और ट्रांसफर एप्लीकेशन पर उन्होंने संबंधित मामले को स्वयं अपने पास बुलाकर विचारित करना शुरू कर दिया, तो वे उस विचारण में उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे जो प्रक्रिया निचले न्यायालय के समक्ष यदि विचारण होता तो अनुपालित की जाती। यानी अगर वारंट ट्रायल का पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले का विचारण वो करने लगेंगे तो वही प्रक्रिया जो पिछली सीआरपीसी में 238 से दी गई थी, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले का विचारण करेंगे तो 244 आदि आदि। ये सारी स्थितियां पिछली सीआरपीसी में थी, इसमें भी हैं। यथास्थान हम लोग वहां पर पहुंचेंगे और कुछ देख भी चुके हैं। तो हाई कोर्ट ये ओरिजिनल जुडिक्शन का क्रिमिनल कोर्ट ये भी है, रिट कोर्ट ये भी है, सिविल कोर्ट ये भी है, सिविल अधिकारिता और दंडिक अधिकारिताओं में अपील का न्यायालय ये भी है, मूल अधिकार को प्रवर्तित करने वाला न्यायालय ये भी है, सुपरिटेंडिंग अथॉरिटी ये भी है। तो उसकी बहुत सारी हैसियतें हैं। और न्यायालय शब्द का जो अर्थ दिया है 195 सबसेक्शन 4 में है, किसके लिए? 215 1B के लिए, ठीक है ना, 215 1B के लिए, जो 215 4 जो पहले 195 4 थी, उसमें जो न्यायालय का अर्थ दिया है वो क्या दिया है? सिविल, दंडिक और राजस्व न्यायालय। तो उच्च न्यायालय जिस समय सिविल न्यायालय की तरह काम कर रहा है, उच्च न्यायालय जिस समय दंड न्यायालय की तरह काम कर रहा है, या उच्च न्यायालय जिस समय राजस्व न्यायालय की तरह काम कर रहा है, और यह स्थिति सुप्रीम कोर्ट की भी है, उस समय वे इस सेक्शन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है ना? हां, जब वो रिट कोर्ट की तरह काम कर रहा है उस समय वो इस सेक्शन का फायदा नहीं ले सकते। इस सेक्शन का फायदा नहीं ले सकते तो ऐसा नहीं वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनके पास बहुत शक्तियां हैं, वो कंटेम्प्ट का संज्ञान ले लेंगे, या किसी वो तो अभिलेख न्यायालय है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, तो उन्हें सेक्शन की जरूरत क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे,
लेकिन इन सेक्शंस का संज्ञान नहीं ले पाएंगे, ये तय है। तो उच्च न्यायालय ये चूंकि एक बहुत बड़ा न्यायालय है, उसने अगर अपराध का संज्ञान किया है अंतर्गत धारा 379, तो कोई अपील नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ संज्ञान ही तो हुआ, दोष सिद्ध तो हुए नहीं। और अगर दोष सिद्ध हो जाएंगे तो अपील होगी, तब कोई नहीं रोक पाएगा। हां, ये अलग बात है कि अगर छोटे मामले डिसाइड किए, यानी उन्होंने विचारण किया और सिर्फ 6 महीने की सजा दी और 1000 रुपए जुर्माना किया, तो पिछली सीआरपीसी ये कहती थी छोटे मामलों में अपील करना होना, अगर उच्च न्यायालय इस प्रकार से सजा कर रहा है किसी विचारण में, तो अपील नहीं होगी, ठीक है ना। अदरवाइज उच्च न्यायालय की भी अपील होगी आदेश की। और हम लोगों ने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का जो अपीलेट जुडिक्शन एक्सटेंड किया, कहां, आपका 134(1)(c) में, ठीक है ना। उसमें क्रिमिनल अपीलेट जुडिक्शन को बढ़ाया था, 1C या 134(2), दो में से एक सेक्शन है, इन दो में क्रिमिनल अपीलेट जुडिक्शन को बढ़ाया था संसद ने विधि बनाकर, और यह कहा था कि उच्च न्यायालय ने अगर निचले न्यायालय में चल रहे किसी मामले को स्वयं अपने पास मंगा लिया और विचारित किया और 10 वर्ष आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा दे दी, तो अपील सुप्रीम कोर्ट में एज अ राइट होगी, ठीक है ना। जबकि 134(1)(a) और 1(b) मृत्युदंड की बात करता था, और 134(1)(c) कहता है किसी अन्य मामले में वो समुचित समझे तो अपील के लिए स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तब जब उच्च न्यायालय प्रमाणित करे। ये सारी स्थिति हम लोगों ने देखी थी, यानी अपील से हाईकोर्ट एग्जम्प्टेड है, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहां चूंकि सिर्फ संज्ञान हो रहा है, भाई अभी तो सिर्फ संज्ञान हो रहा है, सजा तो हो नहीं रही, तो अगर उच्च न्यायालय संज्ञान कर रहा है तो गलती की गुंजाइश लगभग नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए 380 कह रहा है कोई व्यक्ति जिसके आवेदन पर उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय ने 379 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन परिवाद करने से इनकार कर दिया है, या उसके विरुद्ध ऐसा परिवाद ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया है, उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसके ऐसा पूर्व कथित न्यायालय धारा 215 की उपधारा 4 के अर्थ में अधीनस्थ है। और तब वरिष्ठ न्यायालय संबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात, यानी समरी वे में यह अपील खारिज नहीं होगी, समरी वे में खारिज नहीं होगी, सूचना देने के, संबद्ध पक्षकारों दो लोग सूचना देंगे, सूचना देने के पश्चात यथास्थिति उस परिवाद को वापस लेने का, वह परिवाद करने का जिसे ऐसा पूर्व कथित न्यायालय धारा 379 के अधीन कर सकता था, निर्देश दे सकेगा। और यदि वह ऐसा परिवाद करता है तो उस धारा के उपबंध उसे तदनुसार लागू होंगे, यानी अपीलेट कोर्ट स्वयं परिवाद कर भी सकेगा और अपीलेट कोर्ट स्वयं परिवाद को वापस लेने का निर्देश यह भी दे सकेगा। और अगर वो परिवाद करता है तो 379 के समस्त विकल्प उसे उपलब्ध होंगे, और वहां विकल्प क्या है, इस आशय का, इस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है, अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी को आदेश दे सकता है कि परिवाद प्रस्तुत किया जाए, संबंधित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिकारिता रखने वाले उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है, ठीक है ना। संबंधित व्यक्ति को अभिरक्षा में ले सकता है, प्रतिभूति मांग सकता है, और यदि अपराध अजमानती है तो उस अभिरक्षा में ही मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, उपस्थित व्यक्तियों से बॉन्ड ले सकता है कि विचारण में वे संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। तो ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे अपीलेट कोर्ट के लिए। और अपीलेट कोर्ट के लिए प्रक्रिया क्या है, यथास्थिति पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात, यानी इससे पहले आप ये नहीं करेंगे कि डिसमिस, आप जो है सूचना दो ही मत
और कहो इसमें अपील में कोई मेरिट है ही नहीं और खारिज कर दो, ये नहीं। लेकिन अगर परिवाद, ठीक है, आपका खारिज या उस पर संज्ञान का आदेश स्वयं उच्च न्यायालय ने किया है तो फिर अपील नहीं होगी। क्यों? वो पहले ही शब्द लिखे हैं, कोई व्यक्ति जिसके आवेदन पर उच्च न्यायालय से भिन्न, यानी हाई कोर्ट अगर कर रहा है तो फिर अपील के प्रोविजंस लागू नहीं है। ठीक है ना? अब अपीलेट कोर्ट के समक्ष, ठीक है, वो सब सेक्शन 2 भी पढ़ लो। इस धारा के अधीन आदेश और ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए धारा 379 के अधीन आदेश अंतिम होगा और उसका पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा। यानी ये नहीं होगा कि इसमें अपील हो जाए और अपील में जो आदेश हुआ उसके तुम रिवीजन में चले जाओ, ये नहीं होगा। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुरानी सीआरपीसी के सेक्शन कोड कर रहा हूं, पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 था जो यह कहता था कि केवल अंतर्वर्ती आदेशों का पुनरीक्षण नहीं होगा, अंतर्वर्ती का नहीं होगा। हमने आपसे कहा था आदेश 3 प्रकार के होते हैं, अंतिम, मध्यवर्ती और अंतर्वर्ती। तो पिछली सीआरपीसी अंतिम, मध्यवर्ती और आपका अंतिम, मध्यवर्ती और अंतर्वर्ती आदेश कौन से होते हैं, ये जब रिवीजन पर हम पहुंचेंगे तब बताएंगे। अभी मोटे तौर पर आप समझ लीजिए आदेशों की 3 श्रेणियां हैं। एक आदेश अंतिम होता है, एक आदेश अंतर्वर्ती होता है और एक आदेश मध्यवर्ती होता है। 3 उनकी श्रेणियां हैं। मोटे में आप समझ लीजिए ये क्या है, जब रिवीजन पर पहुंचेंगे तब बात करेंगे। तो मना करता है सिर्फ अंतर्वर्ती आदेश के पुनरीक्षण को, कि अंतर्वर्ती आदेश का कोई पुनरीक्षण नहीं होगा। इसका मतलब मध्यवर्ती का भी होगा और अंतिम का भी होगा, अंतर्वर्ती का नहीं होगा। तो अगर यहां यह बात नहीं लिखेंगे तो अपील में जो निर्णय आएगा, अपील में जो निर्णय आएगा वो आदेश कौन सा होगा? अंतिम। अंतिम आदेश तो हो गई, उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना? और यहां रिवीजन का होना युक्ति संगत नहीं है, क्यों? सिर्फ संज्ञान हुआ, सिर्फ संज्ञान। आप दोषित तो नहीं हुए ना, सिर्फ संज्ञान हुआ, अभी विचारण तो पूरा बाकी है। अगर आप देखेंगे जब हम लोग अपीलों पर पहुंचेंगे, दंडिक अपीलों पर, तो हम लोग देखेंगे क्रिमिनल में सिर्फ एक अपील है। मजिस्ट्रेट के कोर्ट से अपील कहां होगी? सेशन कोर्ट। उस सेशन कोर्ट का आदेश है, अपील कहां होगी? उच्च न्यायालय। उसके बाद अपील नहीं होगी। उसके बाद अगर अपील होनी है तो स्पेशल ग्राउंड चाहिए। उसके बाद आपको अपील करना है, उच्च न्यायालय प्रमाणित करे कि आपके मामले में संविधान के निर्वचन का कोई सवाल यह अंतर्निहित है, सर्टिफिकेट दे तो 132 में हो जाएगी। चूंकि हम लोग क्रिमिनल की बात कर रहे हैं इसलिए 133 की नहीं करेंगे। या तो आपको मृत्युदंड मिल गया हो या कोई सफिशिएंट रीजन होना चाहिए और उच्च न्यायालय प्रमाणित करे, सर्टिफिकेट दे, तब आप 134 में जा पाओगे, 134 1C में। और या उच्चतम न्यायालय स्वयं स्पेशल लीव दे, विशेष अनुमति दे तो 136 में जा पाओगे, अदरवाइज नहीं जा पाओगे। कोई अपील का प्रोविजन नहीं, फिर अपील का हक आपको नहीं है। क्रिमिनल में सिर्फ एक अपील, 2 अपीलें नहीं है। लेकिन अपील में जो आदेश होता है वो कहता है अंतिम, ठीक है ना? और रिवीजन उसका मना नहीं है, रिवीजन मना नहीं है। इसलिए आप देखते हैं यहां मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा होती है या छूटा, अपील सेशन में आई और सेशन में फिर सजा या छूटा, उसका रिवीजन हाई कोर्ट हो गया। क्यों? वहां वो आदेश अंतिम है और रिवीजन मना नहीं है। ठीक है? और यहां क्या हुआ? यहां अपील में आदेश अंतिम जरूर है
लेकिन रिवीजन सबसेक्शन 2 में मना कर दिया कि नहीं होगा। ठीक है, तो आदेश अंतिम भले ही हो, लेकिन 397 सबसेक्शन 2 का फायदा लेकर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर 397 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी में है तो ये सबसेक्शन 2 भी सीआरपीसी में ही है। ठीक है ना, सीआरपीसी की जगह आप बीएनएसएस कह लो। बीएनएसएस इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम 397 सबसेक्शन 2 वो सीआरपीसी का सेक्शन कोड कर रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे। तो जब दोनों सेक्शन इसी संहिता के हैं तो दोनों एक साथ लागू होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि चूंकि यहां पर वहां सजा हो गई है फाइनली, वहां मामला गंभीर है, इसलिए एक अपील के बाद चूंकि आदेश अंतिम है उसका रिवीजन मना नहीं किया। लेकिन यहां मामला गंभीर नहीं है, यहां सिर्फ संज्ञानित तो हुआ, दोषित या दोषमुक्त तो नहीं हो गए, उसके लिए तो विचारण बाकी है। तो इस आदेश का पुनरीक्षण मना करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों बातें खूब पूछी जाती हैं, इस अपील में जो आदेश होगा उसका पुनरीक्षण नहीं हो सकेगा, यद्यपि वो आदेश अंतिम होगा और सीआरपीसी में सिर्फ अंतर्वर्ती आदेश का पुनरीक्षण मना है, अंतिम का मना नहीं है। लेकिन यहां चूंकि सबसेक्शन 2 के माध्यम से मना कर दिया, इसलिए इस अंतिम आदेश का कोई पुनरीक्षण नहीं होगा। अब अपीलेट कोर्ट, इसके समक्ष जाने की आपको सुविधा दी गई, यू मे मूव बिफोर द अपीलेट कोर्ट। देखने से ऐसा लगता है कि देयर वाज नो नीड, कोई जरूरत नहीं थी आपको अपीलेट कोर्ट आने की, क्योंकि आप कतई दिख रहा है कि आपको बिल्कुल सही प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, संज्ञान आपके खिलाफ बिल्कुल ठीक हुआ, अंधे को दिख जाएगा कि ठीक हुआ, या फिर बिल्कुल ठीक खारिज हुआ। जिस पार्टी ने आवेदन दिया था बिल्कुल 2 कौड़ी का, कोई मतलब नहीं, फिर भी दे दिया, चलो खारिज हो गया, उसका तुमने अपील प्रस्तुत कर दी। तो अधिकार दुरुपयोग के लिए थोड़ी दिए जा रहे हैं, अधिकार तो सदुपयोग के लिए दिए जा रहे हैं। जरूरत हो तो करो और जरूरत ना हो तो क्यों करोगे, और फिर भी करोगे तो फिर आप पे कास्ट लगाई जाएगी, वही 381 में कहा उन्होंने। अभी अखबार में पढ़ रहे थे, कल पढ़ रहे थे या परसों पढ़ रहे थे, उस पर घटना छपी हुई थी, खुद पति से तलाक लिए बिना लिव इन में किसी के साथ रह नहीं है, और हाई कोर्ट पहुंच गई हैं कि साहब जो है हमें हमारी जान को खतरा है मां बाप से, इसलिए साहब प्रोटेक्शन हमें दे दिया जाए। तो उन्होंने न सिर्फ खारिज की, उठा के 25,000 जुर्माना और लगाया कि आ कैसे गई, लिव इन में रहने का तुम्हें कौन सा हक है कानूनी, बिना पति से तलाक लिए तलाक लो, आपका कहना बदतमीज है जो भी है, तलाक लो, उसकी रेमेडी है, और बिना उसके यहां चलिए तो 25,000। अधिकार दुरुपयोग के लिए नहीं है। तो आपका वही उन्होंने 381 में कहा, खर्चे का आदेश देने की शक्ति। धारा 379 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए किए गए किसी आवेदन पर या धारा 380 के अधीन अपील के संबंध में कार्रवाई करने वाले किसी भी न्यायालय को खर्चे के बारे में ऐसा आदेश देने की शक्ति होगी जो न्याय संगत है। ठीक है, एक ब्लैंक ताकत दी, न्याय संगत है। उन्हें लगेगा बिल्कुल गलत तुमने फाइल किया तो तुम दोगे खर्चे दूसरी पार्टी के, और नेसेसरी डिफेंस करता घूमा। ठीक है, तो जो न्याय संगत आदेश हो खर्चों के बारे में वो करने की शक्ति न्यायालय। और यह भी खूब पूछा जाता है, खूब, कि खर्चे का संबंध में आदेश करने की शक्ति किस सेक्शन में, इसमें बेयर सेक्शन पूछते हैं। ठीक है, इसमें बेयर सेक्शन सीधे पूछे जाए। और 382 अब बता रहा है, और 382 तो खूब ही कि प्रक्रिया क्या होगी, कहता है जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया। ठीक है, जब संज्ञान हो गया 210 में, वो 215, 210 में तो हो ही नहीं रहा, 210 तो रोक दिया, तो कहता जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया। तो वहां क्या है, कहता ब मजिस्ट्रेट
जिससे कोई परिवाद धारा 379 या धारा 380 के अधीन किया जाता है। करेगा कौन? संबंधित न्यायालय। ठीक है, परिवाद तो वही कर रहा है ना, किया जाता है। अध्याय 16 में किसी बात के होते हुए भी, अध्याय 16 प्रक्रिया से संबंधित है। आप अध्याय 16 देख लो कि अध्याय 16 काय से संबंधित है, वैसे प्रक्रिया से ही संबंधित है। आप विषय सूची देखो तो अध्याय 14 में जांचों और विचारणों के संबंध में, अध्याय 16 मजिस्ट्रेटों से परिवाद। ठीक है, और उसमें परिवादी की परीक्षा वो 200, 202 सारा कुछ है। ठीक है ना। तो चूंकि यहां न्यायालय ने परिवाद किया है तो साक्ष्यों की परीक्षा आदि कुछ नहीं होगा अध्याय 16 में किसी बात के होते हुए। ठीक है ना, वो सारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो हो चुकी है ना भाई। 200 में परिवादी की परीक्षा, 202 में आदेश का जारी किया जाना मुलतवी करके। आप यही जानने की तो कोशिश करते हो कि देयर इज ए प्राइमा फेसी केस और नॉट, और whenever you will find the prima facie case then you will issue the process under section 204। तब 204 में आप आदेशिका जारी करते थे, पुरानी सीआरपीसी, पुरानी और नई। ठीक है, अलग सेक्शन हो गए, प्रक्रिया तो वही है। ठीक है, तो यहां कहता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वो तो पिछला न्यायालय वही कर चुका है परिवाद करने से पूर्व। ठीक है ना, वहां तो परिवाद करने से पूर्व प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो कहता है वह मजिस्ट्रेट जिससे कोई परिवाद धारा 379 या धारा 380 के अधीन किया जाता है, अध्याय 16 में किसी बात के होते हुए भी जहां तक हो सके मामले में इस प्रकार कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है। ऐसे कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा, यानी प्रक्रिया पुलिस रिपोर्ट की चलेगी। अच्छा, ये क्यों लिखा है कि जहां तक हो सके? ये नहीं कहा पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले की तरह कार्रवाई करेगा, जहां तक हो सके ये कहा। क्यों कहा? पिछली सीआरपीसी की सेक्शन कोड करके बोल रहा हूं। 238 क्या कहती थी कि जब भी मजिस्ट्रेट विचारण शुरू करेगा, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले में, तो सबसे पहले क्या देखेगा कि 207 की अपेक्षाओं का अनुपालन हुआ या नहीं। प्रथम सबसे पहली बात यही देखेगा। ठीक है, 207 में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य संकलित हुआ उसकी प्रतियां अभियुक्त को दी जाती थी। अब ये तो हो ही नहीं सकता यहां, ये कैसे हो जाएगा भाई? इन्वेस्टिगेशन तो हुआ ही नहीं, यहां तो मजिस्ट्रेट ने, वो सॉरी मजिस्ट्रेट कह रहे, यहां तो न्यायालय ने 215 वन बी उसके अंतर्गत प्राप्त शक्ति के आधार पर स्वयं के समक्ष चल रही कार्रवाइयों में मिथ्या साक्ष्य जो दिया गया या मिथ्या साक्ष्य देने के लिए जो अपराध किए गए या फिर लोक न्याय इस पर असर डालने के जो अपराध किए गए, उनके संबंध में स्वयं आवेदन किए जाने पर या अन्यथा यह देखकर कि ऐसा किया जाना समीचीन है, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करके संज्ञान करने का निर्णय यह किया है। यहां इन्वेस्टिगेशन तो है ही नहीं, तो प्रतियां यह कहां से होगा? तो अगर यह लिख दें कि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित जो मामले हैं उनकी प्रक्रिया ही चलेगी, तो फिर तो बात यह आएगी सबसे पहले 207 की कॉपी दो। ठीक है, क्योंकि दांडिक विधियों का अर्थान्वयन तो शब्दशः होगा, शाब्दिक जो लिखा है वही करना पड़ेगा और वो संभव नहीं। तो इसलिए यहां ये लिखा है जहां तक हो सके, जहां तक हो सके वहां तक वो मजिस्ट्रेट उसका इस प्रकार विचारण करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किया गया है। सबसेक्शन 2, अगर मजिस्ट्रेट के ध्यान में यह बात लाई जाती है
कि कोई अपील है जो संज्ञान करने के आदेश से प्रस्तुत की गई है और जिसका विचारण तो न कहें क्योंकि अपील का कोई विचारण नहीं होता, जिसकी सुनवाई अपील न्यायालय के समक्ष चल रही है और अपील न्यायालय को आदेश, ठीक है, आदेश देने की शक्ति है। वो चाहे तो परिवाद करने का आदेश दे सकता है और चाहे तो परिवाद को वापस लेने का भी दे सकता है। और जो मजिस्ट्रेट के यहां संज्ञान हो गया, विचारण की कार्यवाही चल रही, इसका मतलब ये कि संबंधित न्यायालय ने परिवाद करने का ही आदेश दिया था। तो अगर मजिस्ट्रेट को यह बताया जाता है कि आपने विचारण जरूर प्रारंभ कर दिया है लेकिन संज्ञान करने के आदेश के विरुद्ध अपील चल रही है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? इस विचारण की कार्यवाही को स्थगित करेगा नहीं, कर सकता है। यानी आप तब बता रहे हो जब सारा एविडेंस सामने आ गया और एविडेंस से दिखाई दे रहा है कि नहीं, संज्ञान तो बिल्कुल सही हुआ है, संज्ञान तो एकदम ठीक हुआ है, ठीक है, और अपीलेट कोर्ट ने कोई स्टे तो पारित कर नहीं रखा, तो हम निर्णय सुनाएंगे, ठीक है, या तो स्थगन आदेश ये पारित हो, वो तो कुछ है नहीं, तो ठीक है हम सुनाएंगे। जब सारा एविडेंस आ गया फिर क्या बात है, चलो गलत हुआ संज्ञान का आदेश, ठीक है, लेकिन एविडेंस कहता है कि तुम दोषी हो, ठीक है, तो फिर ये शब्द रखे गए कर सकता है। क्या कहता है देखें, जहां ऐसे मजिस्ट्रेट के या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के जिससे मामला अंतरित किया गया है, ध्यान में यह बात लाई जाती है कि उस न्यायिक कार्यवाही में जिससे वह मामला उत्पन्न हुआ है, किए गए विनिश्चय के विरुद्ध अपील लंबित है, वह यदि ठीक समझता है, यदि ठीक नहीं समझता तो नहीं करेगा, यदि ठीक समझता है तो मामले की सुनवाई को किसी भी प्रकरण पर चाहे निर्णय सुनाने की स्थिति आ गई हो तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक ऐसी अपील विनिश्चय ना हो जाए। सामान्य क्रम में कर ही देते हैं, लेकिन करेंगे ही ऐसा कोई बाध्यता मजिस्ट्रेट के लिए नहीं है, ठीक है। अब एक चीज बस यहां पर और समझेंगे, उसका फिर हम लोग 216 पर ही बात करेंगे, ठीक है। यहां कहता है मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया, यानी मिथ्या साक्ष्य के लिए ही अभी तक 379 की प्रक्रिया चलाई जा रही थी, लेकिन 379 के अंतर्गत जब संज्ञान हो रहा है तो 382 में विचारण की संपूर्ण प्रक्रिया चल रही है, विचारण की संपूर्ण प्रक्रिया। जब हम एलएलबी में थे तो हमें इस बात पर बड़ा आश्चर्य लगता था और बड़ी गुस्सा भी आती थी कि आप सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल में भी दो प्रक्रियाएं हैं, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित, सम्मन ट्रायल, समरी ट्रायल, इन सब ट्रायल्स को अलग अलग बनाने की जरूरत क्या है? और इस बात का संतोषजनक उत्तर हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं, मेरे किसी शिक्षक ने हमें नहीं दिया, इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर हमें मिला ही नहीं। वो जब हमने खुद पढ़ना शुरू किया तभी अपने आप प्रकट हुआ है। क्या हम लोग कुछ बातों को बोलने के कारण ऐसा समझ लेते हैं कि वो काम हमने किए हैं, हम वो काम करते नहीं हैं, वो काम होते हैं, वास्तव में वे काम क्रिया नहीं है, वे काम अक्रिया है। जैसे आप कहते हैं कल रात हम सोए, तो ऐसा लगता है कि सोने में आपने कुछ किया था। आपने क्या किया था? आपने तो कुछ भी नहीं किया था, नींद अपने आप आई थी। आपने जो कुछ किया था वो सिर्फ इतना किया था
कि आपने बिस्तर लगा लिया था, तकिया लगा ली थी और लेट गए थे। हाँ, आप ये न करते तो नींद नहीं आती, ये सही है। लेकिन आपके इतना करने के बाद भी हो सकता है नींद ना आती, ठीक है ना। इसके मतलब ये हुए कि आप नींद को रोकने का काम कर सकते हो। आप बिस्तर मत लगाओ, घूमते रहो, ठीक है, नींद नहीं आएगी। आपने नींद को रोकने का काम किया है। नींद आना, ठीक है, ये आपकी क्रिया नहीं है। नींद तो अपने आप आई है। आप सिर्फ नींद आने की व्यवस्थाएं बना सकते हो, नींद को ला नहीं सकते, क्योंकि व्यवस्थाएं आप लाख बनाओ, नींद फिर भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कुछ काम ऐसे हैं जो आप करते नहीं हो, लेकिन भाषा में इस प्रकार से कहते हो कि मानो वो काम आपने किए। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि आप बोलने के कारण से आपको ऐसा लगने लगता है कि आपने वो काम किया। जरूर हम लोग सिर्फ कुछ चीजें समझ लेते हैं, भाषा के कारण आपको ऐसा लगता है कि वो हमने किया, जबकि आपने कतई नहीं किया। आप कहते हैं कि हमने प्रकाश किया, आपने प्रकाश कहां किया? प्रकाश अपने आप अंदर आता था, आपने सिर्फ खिड़की दरवाजे खोल दिए, आप लाए नहीं प्रकाश को। प्रकाश के आने में बाधा ये तो आप उत्पन्न कर सकते हो, प्रकाश को ला नहीं सकते। तो ऐसे ही समझ में अपने आप आता है, आप समझते नहीं हो। समझना अक्रिया है, ठीक है ना। आएगा तो आएगा और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और जिस दिन आता है खुद ही आता है। समझना अक्रिया है, समझना क्रिया नहीं है। समझने के लिए जो कुछ जरूरी है वो आप कर सकते हो, लेकिन उस सब के बावजूद समझ में आए ये जरूरी नहीं है। और जो लोग ये जान लेते हैं वो जब समझ में आता है तो उनके मुंह से ये निकलता है, अगर वो सत्यवादी हैं, कि भगवान की कृपा हुई जो समझ में आ गया। क्योंकि ये कृपा है कि काम हो गया। आप तो कर ही नहीं सकते थे, आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा आप ऐसी बोलते हो मानो सब कुछ आपने किया। आप कुछ भी करो, उसको करने के सिर्फ साधन जुटा सकते हैं, सिर्फ साधन। और उन साधनों के जुटने के बाद भी वो होगा कोई जरूरी नहीं। आप पढ़ सकते हो, आप याद कर सकते हो, लेकिन परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाओ, ये भगवान की कृपा है। क्योंकि उसके बाद हो सकता है जो कुछ याद किया वो याद ही ना आए, सब कुछ ठीक रहे। इसीलिए शब्द ये होने चाहिए कि भगवान की कृपा हुई, आ गया। क्योंकि कुछ भी आप करने, आप सिर्फ जो कुछ कर सकते हो व्यवस्थाएं बना सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके बस का कुछ भी नहीं, आप कतई कोई काम नहीं कर सकते। और इसीलिए महापुरुष कैसे बोलते हैं, वो कहते हैं भगवान की कृपा हुई, जो कुछ मिला है भगवान का प्रसाद है, ये हमने अर्जित नहीं किया। क्योंकि अर्जित तो हम कर ही नहीं सकते, हम सिर्फ अर्जन की व्यवस्थाएं बना सकते हैं, इसके अलावा अर्जन हमारे हाथ में नहीं है। ये तो ईश्वर की कृपा ही होगी तो ही आएगा। तो वही है संक्षिप्त प्रक्रिया। हम बहुत सारे ट्रायल देखते थे, मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर ये क्यों है लेकिन अपने आप समझ में आया, ये बात तो बिल्कुल सही है। जहां मामला बहुत गंभीर है,
बहुत गंभीर सजा मिलने वाली है, मृत्युदंड, आजीवन कारावास। वहां बहुत डिटेल्ड विचारण होना चाहिए, वहां बहुत डिटेल्ड होना चाहिए, और सेशन ट्रायल बहुत डिटेल्ड है। वहां क्या करते हैं, आरोप की विरचना के बाद अभियोजन साक्ष्य के लिए तिथि, उसी दिन नहीं होगा साक्ष्य, बहुत डिटेल्ड विचारण वहां होगा। अभियोजक को पहले बताना होगा कि वो किस साक्ष्य से अपने मामले को साबित करने की प्रस्थापना करता है, और जहां उतना सीरियस नहीं है मसला, वहां अलग विचारण की प्रक्रिया ये हम अपना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। और जब मामले के संस्थित होने के प्रकारों में भिन्नता है तो विचारण के प्रकार में भिन्नता होनी ही चाहिए। इसलिए पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों का विचारण अलग, और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित मामलों का विचारण अलग, ये बिल्कुल ठीक है। और जहां सजा 2 साल इतनी ही मिलनी है, तो वहां विचारण की प्रक्रिया को और संक्षिप्त कर देना, यह भी कहीं से अयुक्ति संगत या अतर्क संगत नहीं है। और जब हमें यह लगता है कि ठीक है, अपराध तो किया है इसने, लेकिन बस अपराध किया है इतना ही कह सकते हैं। अरे ऐसी चोरी की जिसमें चुराई गई वस्तु का मूल्य 2000 रुपए है, तो समरी वे में विचारण करके, ठीक है, इसे सबक सिखा देना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, बस इतना ठीक है। और जब समरी वे में हमने विचारण किया, उसे अपनी निर्दोषता साबित करने का भरपूर अवसर ये दिया ही नहीं, तो सजा भी फिर भरपूर हम नहीं देंगे, ठीक है। तो भले ही चोरी में फिर 3 साल सजा प्रोवाइड है, सजा हम कितनी देंगे, 3 महीने इतनी ही देंगे, और जुर्माना वो भी कम ही करेंगे। तो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अलग होनी ही चाहिए। जब आया तो ईश्वर की कृपा से अपने आप आया, ठीक है। तो ठीक है, आदमी ने लोक न्याय, उस पर प्रभाव डालने वाले अपराध किए हैं, मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध किया है, लेकिन न्यायालय का यह विचार है कि इसे सबक तो थोड़ा मिलना चाहिए। लेकिन उतनी बदतमीजी भी इसने नहीं की कि इसे पूरा दंड दिया जाए अपराध का, तो फिर संक्षिप्त प्रक्रिया ये चलाएंगे, ठीक है ना। जैसे वहां अपराधों के संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया है, सामान्य तौर पर ये अपराध का संज्ञान सामान्य तौर से नहीं हो रहा। जब अपराध का संज्ञान सामान्य तौर पर होगा तो विचारण के संक्षिप्त प्रक्रिया कहां, पहले सीआरपीसी में कहां दी थी, 260 से लेकर 265 तक। लेकिन यहां विशेष अपराध हैं, कौन से, जो न्यायालयीन कार्यवाहियों में कारित हुए। इसलिए यहां क्योंकि अपराध का संज्ञान सामान्य तौर पर नहीं हुआ, इसलिए संक्षिप्त विचारण की जो प्रक्रिया सामान्य तौर पर संज्ञान किए गए अपराधों के संबंध में धारा 260 से लेकर 265 तक बताई गई है, उसका अवलंब भी नहीं लिया जाएगा। यहां संज्ञान विशेष तरीके से न्यायालय ने किया है। तो विशेष प्रक्रिया जो पहले किसमें थी, 344 में, और अब कहां दी गई, 383 में। कहता है यदि किसी न्यायिक कार्रवाई को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश देते समय कोई सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह राय व्यक्त करता है, यहां सारे न्यायालयों की बात नहीं की है, यह फर्क भी है 379 से, ठीक है। वहां न्यायालय शब्द का प्रयोग था, ठीक है ना। और कार्यवाही का कोई प्रक्रम नहीं दिया था, कार्यवाही का कोई प्रक्रम नहीं दिया था कि सब कब, यहां दोनों बातें हैं। यहां हर न्यायालय की बात नहीं हुई, सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, दो न्यायालय डेजिग्नेट कर दिए। और निर्णय देते समय, यानी प्रक्रम निर्णय का होना चाहिए, निर्णय देते समय या अंतिम आदेश देते समय कोई सेशन न्यायालय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह राय व्यक्त करता है कि ऐसी कार्यवाहियों में उपस्थित होने वाले किसी साक्षी ने जानते हुए या जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाए, तो यदि उसका समाधान हो जाता है, ठीक है, और उतना डिटेल्ड भी नहीं है कि मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में कोई अपराध किया है, वो भी नहीं है, ठीक है ना, केवल मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है, सिर्फ इतना ही है। तो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह आवश्यक
और समीचीन है कि साक्षी का यथास्थिति मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए संक्षिप्त विचारण किया जाना चाहिए, तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा। और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाए, उचित अवसर देने के पश्चात, यानी मिसलीनियस दर्ज होगी, शोकास दिया जाएगा उसे, ठीक है, ऐसे अपराधी का संक्षिप्त विचारण कर सकेगा। समरी ट्रायल चलेगा, और चूंकि समरी ट्रायल आप चलाएंगे तो पूरा दंड नहीं देंगे, ठीक है, और उसे कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, पहले 500 रुपए था, अथवा दोनों से दंडित कर सकेगा। ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय संक्षिप्त विचारणों के लिए विहित प्रक्रिया का यथासाध्य अनुसरण करेगा। यानी सबसेक्शन 2 के प्रभाव से 260 से लेकर 265 तक के उपबंध जहां तक लागू हो सके वहां तक लागू करेगा, क्योंकि कहता है यथासाध्य है, जहां तक हो सके वहां तक अनुपालन करेगा। जहां न्यायालय इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए अग्रसर नहीं होता है, वहां इस धारा की कोई बात अपराध के लिए धारा 379 के अधीन परिवाद करने की उस न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है। और इस धारा में कर लिया तो फिर 379 में नहीं करेंगे, ठीक है। इस धारा में नहीं किया तो फिर 379 में कर सकते हैं, करेंगे नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। जहां उपधारा 1 के अधीन किसी कार्रवाई के प्रारंभ किए जाने के पश्चात सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत कराया जाता है कि उस निर्णय या आदेश के विरुद्ध जिसमें उस उपधारा में निर्दिष्ट राय अभिव्यक्त की गई है, अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत या फाइल किया गया है, वह यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के निपटाए जाने तक आगे विचारण की कार्रवाइयों को रोक देगा। तब आगे विचारण की कार्रवाइयां अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के परिणामों के अनुसार होंगी, ठीक है ना। जो मूल आदेश था वही चला गया अपील या रिवीजन में। अब क्या अपीलेट कोर्ट की हो सकता रहा ये हो कि साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया ही नहीं जिसके बारे में तुम कह रहे हो, ठीक है, तो फिर संज्ञान की कोई जरूरत है नहीं। ये आपका 215 बी इससे संबंधित अपराधों के बारे में संपूर्ण हो गया मामला। कल हम लोग 216 की बात करेंगे और आगे देखेंगे।